अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद मज़ीद लेक्चर्स भी आने वाले हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट होगी इसकी जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, जैसे कि लेक्चर्स नंबर और लेक्चर्स के तरतीब दिए होंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इसी तरह इस कोर्स को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर ज़िंदगी रही तो। आज हमारा पहला टॉपिक है और पहला लेक्चर भी है। ठीक है, और चैप्टर नंबर भी फर्स्ट है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है the branch of physics in which we study about the branch of physics in which we study about the stationary or slow moving charges। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ स्लो मूविंग चार्जेस ही पढ़ते हैं और सिर्फ जो है हम क्या कहते हैं उसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, जो मूविंग चार्जेस नहीं होते, क्योंकि हम आगे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे ना। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास एसी आएगा जो कि चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे, वो एक स्टेशनरी पोजीशन में है, एक हालत सुकून में है और हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्जेस की बात है, व्हाट इज चार्ज? तो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of such particle, such smallest particle, ठीक है, due to which it exerts electric field forces around it। ठीक है, तो चार्ज क्या चीज़ है? जब कभी भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, छोटा सा कोई भी पार्टिकल ले लें और वो अपने इर्द गिर्द क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें, तो इसे हम कहेंगे चार्ज। ठीक है, वो प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इफेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसे या रिपल्जन या उसे अट्रैक्शन फेस करनी होगी। तो इस सारे फील्ड के बनाने वाले पार्टिकल को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज के फिर 2 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स पर होता है। ठीक है, और एक है नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब हम देखते हैं कि एक कूलम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो लीजिए 1 कूलम को, और 1 कूलम क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ चार्जेस। ठीक है, 1 कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्जेस। अब हम देखते हैं कि 1 कूलम में कितने होते हैं, तो 1 कूलम को अपनी जगह छोड़ दें और इसे डिवीजन फॉर्म में ले आए, तो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स divided by 1.6 multiplied by 10⁻⁻19, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.8 समथिंग 10⁻18 प्लस 18 नंबर ऑफ चार्जेस। तो 1 कूलम में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सोर्स चार्ज। तो मैंने जैसे कि अभी बताया ना, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? ये वो चार्ज होता है जो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई करता है हर डायरेक्शन में। ये 3D है। ठीक है, ये वैसे हमने 2D बनाया बोर्ड पे, हम 3D नहीं ड्रा कर सकते, लेकिन ये x, y और इस बोर्ड के अंदर आर पार जिसे z कहते हैं हम, ये तीनों डायमेंशन में ये एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्पेयर हम इसे ले सकते हैं। जैसे आप एक बॉल लें और एज्यूम करें कि एक बॉल से जो है हर तरफ से जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, तो हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है दिस इज चार्ज। ठीक है, अब अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और दूसरा बॉल आप उसके पास लेके आए, ठीक है, तो लीजिए ये रहा एक बॉल ए और ये रहा एक बॉल बी। ठीक है, तो इसका और इसका आपस में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। अगर प्लस प्लस है तो अट्रैक्शन, अगर अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्जन होगा, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
इट्स मीन दिस इज चार्ज। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो छोटा सा चार्ज है जो इस फील्ड को सिर्फ क्या कहते हैं पता लगाने के लिए कि हाँ यहाँ पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा इस 3D स्फीयर में, तो उसको यहाँ पर करीब लाया जाता है। या तो उसे रिपल्जन फेस करनी होती है या फिर उसे अट्रैक्शन फेस करनी होती है। अगर उसे रिपल्जन फेस करनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, यहाँ कहीं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। वो चार्जेस जो कि स्टेशनरी हैं, हरकत नहीं करते, अपनी जगह पर ही हैं, उसके अराउंड हम हर एक फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी पार्टिकल जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, चार्ज की भी दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन पर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्री चार्ज, एक यूनिट इलेक्ट्रॉन पर या एक यूनिट प्रोटॉन पर एक, ठीक है, उस पर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम उस पर चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि 1 कूलम में जो है 6.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। हमने फिर सोर्स चार्ज पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा टेस्ट चार्ज है कूलम लॉ। ठीक है, व्हाट इज कूलम लॉ? तो कूलम लॉ है, उसके पहले मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो कूलम लॉ हमें बताता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्जन हो, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the inversely f, ठीक है, magnitude of charges and inversely proportional to the distance between them। कूलम लॉ हमें क्या बता रहा है? ठीक है, कूलम लॉ कहता है कि अगर ये आपके पास दो चार्जेस हैं और लेट सपोज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, सिमिलर चार्जेस में हमेशा रिपल्जन ही होता है, ठीक है, इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्जन होगा, एफ रिपल्जन हम इसे कह सकते हैं, एफ रिपल्जन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द साइज या टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2। जितना ज़्यादा Q1 बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा, वो सिमिलर हैं, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करेंगे। जितना ज़्यादा वो चार्ज बड़ा होगा और डिसिमिलर होगा, ऑपोजिट होगा, उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये d, या हम इसे r भी कह सकते हैं, तो ये d जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है या कम होगा। अगर ये चार्ज यहाँ पड़ा है और दूसरा चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्सेस है वो कम होंगी। लेकिन अगर ये दो चार्जेस यहाँ करीब ही हैं, ठीक है, करीब ही हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन वो जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ ये सिंपल बात सिखाता है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिहाजा K की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K जो है इसको K को इफेक्ट करता है मीडियम। ठीक है, मीडियम, बाज़-औक़ात हमारे पास सिर्फ वैक्यूम ही नहीं होता, चार्जेस के बीच में मीडियम भी आता है, या इंसुलेटर हम पुट कर देते हैं, या फिर उसके बीच में एयर आता है। जैसे कि ह्यूमिड डे में हम देखते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ह्यूमिड होता है, लिहाजा मीडियम जो है इसके बीच में वो इफेक्ट करता है। और एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है,
इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। हाँ, ये उधर चला गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इनवर्स में है, लिहाजा इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या समझा, कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ हमें समझाता है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन या रिपल्जन क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज के। तो के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको इफेक्ट करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और एप्सिलॉन नॉट है इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। ठीक है, 1 कूलम चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज हम इसे कह सकते हैं जब कोई दो चार्जेस, उनके बीच में डिस्टेंस जो है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसकी मैग्नीट्यूड हो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। सो दिस इज विल बी कॉल्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इसे हम कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। अब लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ के बारे में हम देखते हैं कि कूलम लॉ वैलिड है फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जो कि एक जगह पर पॉइंट में हो, वहां से वो मूव ना करे, बस उसी जगह रहे। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के बारे में है, और दूसरा है स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस जो मूवमेंट ना करें, एक ही जगह पर रहें। इसके बाद हम आते हैं कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह होगा कि Q1 Q2, तो ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यहाँ पर यूनिट वेक्टर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लिहाजा हम अभी इसको वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को लिखते हैं। तो देखिए, F is equal to 1 2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो बराबर है Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कौन सा था? R12। चूंकि मुख्तलिफ है R12 और R21, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है या ऑपोजिट है, हम इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और इनटू FR21। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। लिहाजा हमने देखा कि R21 और R12 और R21 दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये देखिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि R12 जो कि इज इनवर्स टू R21, जिसकी हमने फिगर में देखा, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि R12 इज -2 F21, अगर आप इसमें वैल्यू चेंज करें तो। ठीक है, तो ये हमें बताता है रेफरेंस टू द Newton third law, every reaction has an opposite reaction which is equal in magnitude but opposite in direction। तो ये रहा वो। हम देखते हैं कि किसी भी चार्जेस में अट्रैक्शन कब होती है, रिपल्जन कब होती है, और आगे हम देखेंगे कि मटेरियल मीडियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पर क्या असर पड़ता है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी जाएंगे। तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव केस सिंपल सा है कि जब भी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 में से कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो ये होगा रिपल्जन। ठीक है, रिपल्सिव केस होगा जब ये प्लस है और ये भी प्लस है। लेट सपोज ये 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो दिस इज रिपल्सिव। अगर ऐसा हो कि ये लीजिए नेगेटिव और ये लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, ये -5 कूलम है और ये +5 कूलम है, इससे कोई नेगेटिव Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 से कोई नेगेटिव वैल्यू आती है -10 लेट सपोज, तो ये होगा अट्रैक्टिव। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन मौजूद होगा। अब हम देखते हैं कि मटेरियल मीडियम का असर क्या होता है इन केस ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, तो F मीडियम हम ले सकते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, तो ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो कि बराबर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज ई आर और ई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आर जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी या हम इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ई आर को, क्योंकि ई आर का शेप का बन रहा है, ठीक है, ये तो वैसे एप्सिलॉन है लेकिन जो ये आर वाला बन रहा है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी 1 Q2, उसके बीच में हमने कोई मीडियम डाल दिया, जाहिर सी बात है उसको मीडियम का उस पर इफेक्ट होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अगर रिपल्सिव चार्जेस है तो रिपल्जन कम हो जाएगी, दिस इज सिंपल केस, ठीक है। लेकिन हम अभी देखते हैं कि अच्छा ई आर जो है हमारे पास ये एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको इसमें पुट करें f, अगर हम f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/4 पाई रिलेटिव परमिटिविटी एंड फ्री स्पेस परमिटिविटी, ठीक है, और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो है रिलेटिव वाला, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी वाली वैल्यू इसे आप बाहर निकाल लीजिए, तो इससे बनेगा f इज इक्वल टू f मीडियम, क्योंकि इसमें हमने कोई मीडियम डाला है, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, कोई इंसुलेटर दो चार्जेस के बीच में हमने रख दिया है जिससे वो फोर्सेस कम हो रही हैं, लिहाजा इससे आएगा 1 और रिलेटिव परमिटिविटी एंड f ऑफ द वैक्यूम। सो ये बात साबित हो गई कि जब कभी भी आप दो चार्जेस के बीच में कोई क्या कहते हैं उसे डाइलेक्ट्रिक डालें, कोई इंसुलेटर डालें, कोई पेपर डालें, कोई ऐसी चीज़ जो कि कंडक्टर नहीं होती, तो उसका जो है क्या होता है इफेक्ट होता है उस अट्रैक्शन पर और उस रिपल्जन फोर्सेस पर जिसे वो कम करती है। देखिए एफ वैक्यूम वो कम होता है, सॉरी एफ वैक्यूम को कम कर देता है एफ मीडियम। जब मीडियम आप डालते हैं बीच में तो उसकी अट्रैक्शन या रिपल्जन वाली फोर्स कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई भी एक चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाता है, ठीक है, और ये 3 डायमेंशन में होती है, ये बात याद रखें, और इसे माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराया था। किसने? माइकल फैराडे ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। अपने इर्द गिर्द एक स्फीयर सा बनाती है, एक्स वाई जेड, ये इस व्हाइट बोर्ड के आर पार जो है जेड है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई और जेड। इसके बाद आता है ये एक स्फीयर सा बनाता है। अगर आप इधर एक टेस्ट चार्ज लेकर आए क्यू नॉट, तो वो आपको फौरन रिपल्जन शो करेगा। ये फोर्स लाइन ऑफ फोर्सेस इसको बाहर धकेलने की कोशिश करेंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस स्फीयर या इस जगह पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब कोई भी चार्ज के अराउंड एरिया हो, जो खाली एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती हैं, ठीक है, और ये स्पेयर की फॉर्म में होती हैं। यहाँ तक था। अच्छा, आगे हमने पढ़ा आज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव केस में यूँ होता है कि सिमिलर चार्जेस होते हैं, अट्रैक्टिव केस में होता है कि ऑपोजिट चार्जेस होती हैं, जो कि जाहिर सी बात है। मटेरियल मीडियम, जब कभी हम मटेरियल डालते हैं किसी दो चार्जेस के बीच में, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स जो है या रिपल्सिव फोर्स जो है वो इफेक्ट होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर डिराइव भी किया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द एक स्फीयर बनता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उससे बाहर निकल रही होती हैं। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके पास लाते हैं लेकिन वो उसे रिपेल करता है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा हुआ है और वो चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जब कभी भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज
द इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों केसेस में हो सकते हैं। पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब कभी भी एक चार्ज, लेट्स सपोज हमें एक्सप्लेन करता हूँ, ये रहा इसका चार्ज जो इससे आउटपुट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसका इक्वेशन है E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो कितना फोर्स वो क्रिएट कर रहा है अपने अराउंड, क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताती है कि किसी चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, उसमें कितनी ताकत है, या वो कितना जो है अपने इर्द गिर्द कितने डिस्टेंस में और कितने फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इसका सिंबल है E, ठीक है, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये हमें बताता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। अगर लेट्स सपोज ये रहा एक चार्ज और इससे काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। और अगर किसी दूसरे चार्ज से वो स्मॉल भी है और उससे थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये बात याद रहे कि पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें टर्मिनेट करती हैं, उसकी तरफ आती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर की तरफ आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे जिससे फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, ठीक है, और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, जबकि F बराबर है Q, इधर एक हम दूसरा चार्ज लेकर आते हैं Q नॉट, ठीक है, इसको टेस्ट करने हैं। Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, या R भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, R, क्योंकि इसके बीच में जो है दूसरा कोई है नहीं, क्या कहते हैं उसे, हम कोई दूसरा चार्ज हम ले नहीं रहे, इसलिए हमने सिर्फ R ही लिख दिया। तो E इज इक्वल टू F की जगह हम लिखते हैं Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये Q नॉट अपनी जगह 1 ओवर Q नॉट, तो Q नॉट के साथ कैंसिल, तो E इज इक्वल टू Q बाई R, Q बाई R, ठीक है। तो इससे पता लगता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ जो है कम होती है। मतलब यहाँ पर पॉइंट ए पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है बनिस्बत इस पॉइंट बी के। जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसा आप चार्ज के करीब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें ये बताता है, ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। अगर आप उससे दूर जाएंगे तो जैसे ही आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम पड़ जाएगी। पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में दाखिल होती हैं। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F बाई E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, कि एक चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने अराउंड कितना एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंबल, इसकी इक्वेशन, इसका यूनिट हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के करीब रहने से ज्यादा होती है, चार्ज के दूर जाने से कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं the path followed by a unit positive test charge is called a
फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जब कभी भी एक सोर्स चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है एक गुच्छा सा निकलता है, हर तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहाँ पर इफेक्ट होता है, ठीक है। ये है एक सोर्स चार्ज, ठीक है, ये रहा एक सोर्स चार्ज। अब हमने इसके करीब एक टेस्ट चार्ज लाया इस पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं हो रहा। तो द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दूसरा लाया यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेकिन पॉइंट बी पर उस पॉजिटिव क्यू नॉट पर फोर्स इफेक्ट कर रहा है और उससे रिपल्जन क्रिएट कर रहा है, उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पॉइंट ए पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह पॉइंट सी पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पॉइंट डी पर एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा ये है वो पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस पाथ पर उस पर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमेशा याद रखिए कि क्या कहते हैं उसे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और एक नेगेटिव चार्ज में जो है टर्मिनेट होती हैं, ठीक है, उसमें दाखिल होती हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और नेगेटिव टेस्ट चार्ज का ये एक मिसाल है। अच्छा, ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टोटल क्या होगी, तो वो एक अलजेब्रिक सम होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, अप टू En, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सम होती है, सिंपल अलजेब्रिक सम है। अब ये है ये है डिसिमिलर चार्जेस और ये है सिमिलर चार्जेस, ठीक है, ये रहा सिमिलर चार्जेस। तो डिसिमिलर चार्जेस में क्या होता है, डिसिमिलर चार्जेस में सिमिलर चार्जेस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज E1 प्लस E2, ठीक है, E1 का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, और E2 का क्या है। लेकिन डिसिमिलर में क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, एक दूसरे को टाइप ऑफ वी कैन से कैंसिल कर रही हैं, तो इसका जो नेट होगा वो बराबर होगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है, क्योंकि वो एक किस्म का उसको रिपल्जन क्रिएट कर रहा है, तो इसे एक कैंसिलेशन भी हम कह सकते हैं, अगर वो कैंसिल नहीं करती। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात आ गई और यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, तो जब इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है, नेगेटिव प्लेट में टर्मिनेट हो रही है, तो ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इसे कहते हैं E1, ये रहा E2, ये रहा E3, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो E1 और E2 में जो डिस्टेंस है, अगर वो बराबर है D1, E2 और E3 के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर D1 इज इक्वल टू D2, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो ये नॉन। दूसरी बात, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव प्लेट पर टर्मिनेट करेंगी, ठीक है। सबसे अहम बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये इस तरह जाते 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 टच नहीं होती, समझ आ गई। ये फील्ड लाइंस है ना, ये बात जा रही हैं, तो स्पेस जो टाइम के साथ साथ ज्यादा होता जा रहा है, ये थोड़ा था, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती अब आपस में, ठीक है, टच नहीं करती, इसी तरह चलती रहती हैं और दूर होती रहती हैं। अच्छा, इसके बाद है जब कंडक्टर पर है, कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कंडक्टर वो जीरो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन कंडक्टर वो दैट इज इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती हैं हमेशा कंडक्टर को। ये बात याद रहे, जब भी कंडक्टर प्लेट होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्राइक करेगी, तो उसका एंगल इसके साथ बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइंस, तो किसी भी जगह हमें फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए, तो हमने क्या करना है, जस्ट टेक अ टेंजेंट